Yes, class 11th we were doing chapter 1 of business study और business study में जो कल तक हमने क्या किया एक बार देख लेते हैं ताकि दोबारा आपको याद रहे। दैट इज बिजनेस एक्टिविटीज हमने स्टार्ट किया था। बिजनेस एक्टिविटीज को हमने डिवाइड किया था या क्लासिफाई किया था टू पार्ट्स में, दैट इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कॉमर्स। राइट, इंडस्ट्री हम अच्छी तरह से पढ़ चुके थे, इसके वेरियस पार्ट्स भी पढ़ चुके थे। देन कॉमर्स में हमने अगेन इसको क्लासिफाई किया इन टू पार्ट्स, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये मैंने आपको सिखाया, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। राइट, ट्रेड हम कर चुके हैं, बस हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, आज करेंगे और ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो थोड़ा सा ब्रीफ में बताते हैं कि इंडस्ट्री क्या था। इंडस्ट्री में क्या था, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो चुका था, यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन होता है। फिर ट्रेड में क्या होता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर प्रोडक्शन हो गया, उसको परचेज एंड सेल जो भी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कि ट्रेड को स्मूथ वे से करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ऑक्सिलरीज का मीनिंग क्या होता है, असिस्ट करना, किसी की हेल्प करना। ठीक है ना, तो ये कौन सी एक्टिविटीज है जो हेल्प करती हैं ट्रेड को ताकि स्मूथ वे से हो सके, या फिर परचेजिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत इजीली अच्छी तरह से हो सके। राइट, तो हम लिख सकते हैं कि ऑक्सिलरीज टू गुड्स है क्या, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर मेंट फॉर, क्या है ये, फॉर हेल्पिंग या फिर असिस्टिंग भी बोल सकते हैं, असिस्टिंग द ट्रेड। तो इसमें वो सारी एक्टिविटीज करते हैं जो क्या करते हैं, ट्रेड को हेल्प करती है। तो वो सारी एक्टिविटीज क्या होगी, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होगी। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी अगर हम ले तो दैट इज बैंकिंग। बैंक, तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, बैंकिंग। बैंकिंग से कैसे हेल्प मिलती है, वी ऑल नो दैट कि कोई भी एक्टिविटी करने में या किसी भी डे टू डे एक्टिविटी करने में हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो बड़े स्केल पे हो या छोटे स्केल पे हो, फंड्स की रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहती है। चाहे वो आपको गुड्स परचेज करने के लिए हो, चाहे वो आपको डे टू डे एक्टिविटीज के लिए हो, तो उसके लिए जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए हो, तो वो सारी जो पैसे की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है, बैंकिंग करता है। तो बैंकिंग क्या कर रहा है, आपको फंड की रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रहा है ताकि आप इजीली ट्रेड कर सके। सेकेंडली वो आपको वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज या वेरियस टाइप ऑफ हेल्प भी देता है, जिससे क्या होता है, ट्रेड को स्मूथ वे से चला सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे बहुत सारी फैसिलिटीज, क्या फैसिलिटीज होती हैं, वो बिल को डिस्काउंट भी करता है। आपकी बिल को डिस्काउंट करना क्या होता है, ये सब चीजें आप 11th में अकाउंट्स में ही सीखेंगे। ठीक है, तो और भी बहुत सारी, जैसे आपकी कई एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, आपको टाइम पे इंश्योरेंस पे करना है तो बैंक वो आपका काम कर देता है, इंश्योरेंस पे कर देता है। इवन बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो आप बैंक के थ्रू वो भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा वो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी देता है जिससे कि ट्रेड को बहुत अच्छी तरह से हम लोग कर सकें। देन सेकेंड अगर हम देखेंगे तो सेकेंड एक्टिविटी क्या है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हमारे को हमें फंड्स प्रोवाइड करा रहा है, तो हमारे को जो भी जरूरत होती है फंड्स की रिक्वायरमेंट को वो पूरा करता है। कम टू ट्रांसपोर्टेशन की क्या जरूरत होती है। अब देखो, जो भी चीजें प्रोडक्शन होती है, कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है, तो वो प्रोड्यूस तो एक जगह पर होती है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट जगह पर होती है। तो फॉर एग्जाम्पल असम में आप लोग क्या करते हैं, ये चीज, यही एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टीचर देते हैं जो बच्चों को इजीली समझ आ जाता है। तो असम में क्या होता है, टी लीव्स आपको पता है कि वेस्ट बंगाल और असम में प्रोड्यूस किए जाते हैं, बट टी ऑल ओवर इंडिया कंज्यूम की जाती है। चाय को तो हर कोई पीता है, तो ऐसे में फ्रॉम असम टू द कंज्यूमर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, असम से लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ये काम करता है। तो सेकंड जो हेल्प कर रहा है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स वो क्या करता है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से
प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से गुड्स को कहाँ पर लेके जा रहा है, प्लेस ऑफ कंजप्शन पे लेके जा रहा है, ताकि चीजों को क्या किया जा सके, कंज्यूम किया जा सके। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चीजों को इधर से उधर पहुंचाना। तो एक्चुअली में ये हमारी कौन सी यूटिलिटी को क्रिएट कर रहा है, ये हमारी प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट कर रहा है। एक प्लेस से दूसरी जगह पर आपका क्या जा रहा है, प्रोडक्ट जा रहा है जहाँ पर ये कंज्यूम होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज, एक तो बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है, हमें पता है कि जब भी हम कहते हैं कि बिजनेस में बहुत रिस्क होता है, राइट, अ लॉट ऑफ रिस्क आर देयर इन बिजनेस, ठीक है। तो कैसे रिस्क होते हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती हैं, फ्लड आ गया या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो इन सब चीजों से बिजनेस को लॉस हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं जो कि बिजनेस को फेस करने होते हैं। सपोज ट्रांजिट में गुड्स हैं और मतलब रास्ते में है गुड्स और वो किसी तरह डैमेज हो गए गुड्स या किसी भी तरह वो डिस्ट्रॉय हो गए गुड्स, तो वो भी एक तरह से क्या है, रिस्क, क्योंकि बिजनेसमैन को वो चीजों का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अ लॉट ऑफ रिस्क आर देयर इन बिजनेस, बहुत सारे रिस्क हैं, और अगर बिजनेसमैन सभी रिस्क को बेयर करता रहा तो वो कभी बिजनेस को अच्छी तरह से अच्छे माइंड से नहीं चला पाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान हमेशा कहाँ रहेगा, रिस्क की तरफ रहेगा। लेकिन अगर सपोज उसके रिस्क को कोई कवर कर लेता है, जैसे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या करता है, आपसे थोड़ा प्रीमियम जरूर लेता है, लेकिन अगर सपोज कोई लॉस हो जाता है तो वो आपको उसको पूरा कंपनसेट कर देता है। सपोज गोडाउन है, गोडाउन में फायर हो जाती है, आग लग जाती है, तो आग लगने पे जो भी अगर इंश्योर्ड है सामान आपका, तो जितना भी आपका नुकसान है वो सारा इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा कर दे देगी। तो इससे क्या है, आप एकदम फ्री ऑफ माइंड होकर अपने बिजनेस को करते हैं, क्योंकि अब आपको टेंशन नहीं है किसी भी लॉस की, क्योंकि वो सारे लॉस अगर इंश्योर्ड है तो उन सबका कंपनसेशन तो मिल ही जाता है। तो इंश्योरेंस क्या कर रहा है, इंश्योरेंस क्या करता है, आपको किसी भी रिस्क से क्या करता है, बचाता है। तो आपके सारे रिस्क को कौन कवर कर रहा है, इंश्योरेंस कर रहा है। उस आपको हर रिस्क से बचा ले, ताकि आप क्या करें, कॉन्सेंट्रेट होकर अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दें, राइट। तो थर्ड हो गया इंश्योरेंस। फोर्थ करते हैं दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन क्या है, हम कहते हैं ना अपने आइडियाज को, अपनी थिंकिंग को एक जगह से दूसरी जगह, या फिर मैं और आप अगर बात कर रहे हैं तो दैट इज कम्युनिकेशन, बट इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं ही बात कर रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। तो कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है बिजनेस में। और कम्युनिकेशन कैसे होती है, बाय लेटर लिख के होती थी पहले के टाइम में, आजकल तो मेल यूज करते हैं। अब कैसे कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है बिजनेस में, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर देने हैं, रॉ मटेरियल का ऑर्डर देना है, तो आप क्या करते हैं, मेल के थ्रू करते हैं या फिर किसी और कम्युनिकेशन के साधन से क्या करते हैं, अपनी बात को पहुंचाते हैं एक दूसरे पर्सन से। तो कम्युनिकेशन की तो बिजनेस में जरूरत पड़ती ही है। तो कम्युनिकेशन इज वेरी सिंपल, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कि कम्युनिकेट करना, अपनी चीजों को कम्युनिकेट करना, अपनी बातों को कम्युनिकेट करना ही कम्युनिकेशन होती है। और हम किसके थ्रू करते हैं, फोन के थ्रू करते हैं, मेल के थ्रू करते हैं, और भी वेरियस मीन्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। पोस्टल है, पोस्टल सर्विसेज हैं, वहां से उनसे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट। सपोज आपका कोई डेटर है, आप पढ़ चुके होंगे आई थिंक 11th में, आपने अकाउंट्स में डेटर तो पढ़ ही लिया होगा। डेटर वो पर्सन होते हैं जो कि क्या करते हैं, आप जिनको सेल करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, उनको आपके पैसे देने होते हैं। तो आप क्या करते हैं, बार बार रिमाइंड कराते हैं उनको, डेट आने से पहले रिमाइंड कराते हैं कि यस यू हैव टू गिव दिस टाइप ऑफ दिस मनी टू मी, आपको पैसा मुझे देना है। तो फिर उस रिमाइंड कराने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, लेटर से तो यूज करते हैं, उसको बार बार याद दिलाते हैं, रिमाइंडर लेटर डालते हैं कि आपको ये मनी पे करना है। कुल मिला के बिजनेस में भी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट कैसे,
अगर सब एडवर्टीजमेंट कैसे होती है, एडवर्टीजमेंट करती क्या है, एडवर्टीजमेंट क्या करती है, लोगों को अवेयर करती है, पब्लिक को अवेयर करती है आपके प्रोडक्ट के बारे में कि यस दिस प्रोडक्ट इज इन द मार्केट, अभी मार्केट में प्रोडक्ट आ चुका है तो आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगर सपोज एडवर्टीजमेंट ही ना होती, अगर हम मुझे पता ही नहीं कि दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट, तो मैं उसको जाके शॉप पे जाके उसका डिमांड कैसे करूँगी। सपोज एक कोलगेट है तो मुझे पता है कि कोलगेट एक टूथपेस्ट है एंड अगर मैं शॉप पे जाती हूँ तो मैं उसे डिमांड कर सकती हूँ कि ये मुझे कोलगेट चाहिए। पर लेकिन जिस प्रोडक्ट के बारे में मुझे नहीं पता कि ये भी मार्केट में अवेलेबल है तो मैं उसको डिमांड कैसे करूँगी। तो आजकल तो एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बिजनेस। तो एडवर्टाइज क्या कर रहा है, ये आपके आपके प्रोडक्ट की जो नॉलेज है वो लोगों को दे रहा है, लोगों को अवेयर करा रहा है आपके बिजनेस के बारे में और उसके प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज हैं और आपका प्रोडक्ट क्यों बेटर है कंपेयर टू योर कंपैटिटर, आपके कंपैटिटर से क्यों बेटर है। तो ये सब नॉलेज आपके किसको दे रहा है, आपके पोटेंशियल कंज्यूमर को, मतलब उस कंज्यूमर को जो शायद आपकी चीजें खरीद सकता है। तो एडवर्टीजमेंट तो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज लाइफ, राइट, लोगों को अवेयर करना कि आपका प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट करते हैं, तो ये क्या कर रहा है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट क्या कर रहा है, नॉलेज दे रहा है, आपको नॉलेज देता है, पब्लिक को नॉलेज देता है एक प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और आप इसके जाके डिमांड कर सकते हैं टू द शॉपकीपर। देन नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग के बाद हम लास्ट करेंगे दैट इज वेयर हाउस। मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलती हूँ, वेयर हाउसिंग, तो एक बड़ा वाला वर्ड हो गया वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग अगर जब हमें लर्न करना है तो आप अपने दिमाग में क्या रखेंगे, गोडाउन को रखेंगे, ठीक है ना। गोडाउन तो हम सब जानते हैं, गोडाउन क्या होता है, जहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड गोडाउन। और वेयर हाउस इन बिजनेस लैंग्वेज, बिजनेस की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलेंगे, वेयर हाउस बोलेंगे, जहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो वी नो दैट क्यों प्रोडक्ट्स को स्टोर करने की जरूरत है, वेयर हाउस की क्यों जरूरत है, वो इसलिए जरूरत है क्योंकि जब प्रोडक्शन होता है, तो सपोज एसी के प्रोडक्शन हुआ तो क्या वो उसी टाइम में एसी सारे के सारे कंज्यूम हो जाते हैं, नहीं होते हैं। तो उसके लिए पहले डिमांड होती है और फिर धीरे धीरे डिमांड के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, अपने एसी को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। नहीं तो ये भी तो होता है ना, सब एसी है, इसकी डिमांड कैसे रहेगी, गर्मियों में रहेगी, राइट, समर के सीजन में रहेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप गर्मियों के बाद आप एसी बनाना, कूलर बनाना, फैंस बनाना बंद कर देते हैं, नो, ये पूरे साल तक ये चीजें क्या होती हैं, बनती रहती है, प्रोड्यूस होती रहती है। बट फिर क्या करते हैं, इसको स्टोर करके वेयर हाउस में रखते हैं ताकि जब इनकी डिमांड होगी तब उनको क्या करेंगे, उसको दे दिया जाएगा, उसको सप्लाई कर दिया जाएगा। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये उस टाइम से जब से प्रोडक्शन हो रहे हैं से उस टाइम तक, जब तक के वो डिमांड में आते हैं, उस टाइम तक वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखते हैं, कौन, वेयर हाउस, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, टाइम यूटिलिटी को आपकी बता रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जिस टाइम प्रोडक्शन होता है से लेकर उस टाइम तक जब तक कि वो डिमांड नहीं की जाती तब तक ये प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं। तो ये एक तरह से हमारे क्या कर रहे हैं, टाइम यूटिलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि आपको 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि प्लेस यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है, ट्रांसपोर्टेशन। टाइम यूटिलिटी कौन क्रिएट कर रहा है, वेयर हाउसिंग करता है। फॉर्म यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है, तो ये सब चीजें भी हमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो हमारी 1 2 3 4 5 एंड 6, these were the auxiliaries to trade, banking, transportation, insurance, then fourth is advertisement या advertising बोलेंगे, fourth is advertising and fifth is communication and sixth is warehousing. Right, these were the auxiliaries to trade. अब हम क्या करते हैं, लास्ट में इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमारी हेल्प क्या करती है, क्या करती है। और ये आपका 1 मार्क के क्वेश्चन, आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें 1 मार्क के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आते हैं। अब देखेंगे बेटा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमारी क्या हेल्प करती है, तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हेल्प टू ओवरकम the
हर्डल्स या ऑब्स्टेकल्स कुछ भी लिख सकते हैं, हिंड्रेंसेस भी लिख सकते हैं, हिंड्रेंसेस ऑफ। चलिए कौन कौन सी हिंड्रेंसेस को दूर कर रहे हैं? सबसे पहले इजी वाला, तो फंड्स की हिंड्रेंसेस को कौन दूर कर रहा है? हिंड्रेंसेस मतलब रुकावट, जो भी आपको फंड्स की रुकावट आती है उसको कौन दूर कर रहा है? हिंड्रेंसेस ऑफ फंड्स को कौन दूर कर रहा है? दैट इज बैंक, राइट। अब सेकेंड इज, नेक्स्ट बढ़ते हैं हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस को, मतलब जो रुकावट आ रही है प्लेस की, कि एक जगह प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरी जगह क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है, तो उसको कौन हर्डल को मिटा रहा है, हर्डल को दूर कर रहा है? वो कौन है? ट्रांसपोर्टेशन, राइट। ऐसे थर्ड में इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो ये कौन से हिंड्रेंसेस को दूर कर रहा है? ये दूर कर रहा है रिस्क के, क्योंकि ये क्या कर रहा है? रिस्क को कवर करता है हमारे। तो हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क को कौन दूर कर रहा है? दैट इज इंश्योरेंस, राइट। नेक्स्ट नॉलेज, नॉलेज को कौन दूर कर रहा है? हमारे को नॉलेज कौन दे रहा है? जो नॉलेज में रुकावट आती है या नॉलेज मिलने में रुकावट आती है, तो उसको कौन दूर करता है? हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज, तो वो कौन दूर कर रहा है? दैट इज एडवर्टीजमेंट। क्यों? क्योंकि वो हमें नॉलेज दे रहा है अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स क्वालिटीज, ठीक है। तो दैट इज एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, इस टाइम की रुकावट, क्योंकि वो टाइम जब वो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट, और वो टाइम जब वो डिमांड में आ रहा है प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन तो एक टाइम पे हो गया, उसी टाइम तो बिकेगा नहीं, डिमांड बहुत टाइम के बाद आती है, तो वो जो उस टाइम तक आपको क्या करके रखना पड़ता है? अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना पड़ता है। तो एक टाइम की हिंड्रेंसेस होती है, उसको कौन फुलफिल कर रहा है? जो टाइम की बाधा होती है तो उसको कौन दूर कर रहा है? हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम को हमारा वेयर हाउसिंग दूर करता है। तो हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, रिस्क, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन एंड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि ये सारे, ये कौन कौन से क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आपके आते हैं, ठीक है। इसमें फंड्स के लिए फाइनेंस भी कई बार वर्ड यूज होता है, जो आपका क्वेश्चन आएगा कि हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस कौन दूर करता है, कौन सी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एक्टिविटी दूर करती है, तो वो कौन सी है? बैंकिंग है, ठीक है। तो ये चीजें आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अब आइए वापसी कॉमर्स के मीनिंग पे। मैंने आपको कॉमर्स के मीनिंग में लिखवाया था सेम यही चीजें, तो मैंने आपको लिखवाया था कॉमर्स की मीनिंग, जो मैंने आपको नोट्स दिए थे, तो उसमें मैंने लिखवाया था कि कॉमर्स वो, उसमें सारी वो एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जो हिंड्रेंसेस ऑफ फंड्स, हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, रिस्क, नॉलेज और टाइम को क्या करती है? रिमूव करती है। वो सारी एक्टिविटी किस में आती हैं? कॉमर्स में आती हैं। अब आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्या हो गई होंगी? क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर ही हमारी बिजनेस एक्टिविटीज के टॉपिक का एंड होता है, ठीक है। इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको इसके भी नोट्स चाहिए, क्योंकि बाकी सब वीडियोस में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं बोर्ड पे, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप पीडीएफ में जाके, मैंने नीचे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी अभी जाके, तो आप उस पीडीएफ में भी उस पीडीएफ से शॉर्ट में नोट्स ले सकते हैं, राइट। ठीक है, तो आज हम इसको खत्म करते हैं, कल लेके चलेंगे जो 1-2 टॉपिक रह गए हैं चैप्टर फर्स्ट के, उसको कंप्लीट करते हैं, तो इसको भी खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।